आइए बात करते हैं किडनी के बारे में। किडनी, बेटा किडनी जो है एक बहुत बड़ा टर्म है। किडनी एक बॉडी का पार्ट है, लेकिन इससे पहले हम चलते हैं कि आखिर किडनी किसे कहते हैं और क्या कार्य करती है। किडनी किसे कहते हैं और क्या कार्य करती है। बेसिकली किडनी जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट है। एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट है। इसको हिंदी में कहेंगे उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। किडनी किसका हिस्सा है? उत्सर्जन तंत्र। तो ज्यादातर लोग हम लोग सोचते हैं कि भाई किडनी है तो ज्यादा से ज्यादा टॉयलेट जाने में काम आएगी, यूरिन बनाती होगी। बच्चों हमने आपको बताया था जैसे कि कान का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सुनना नहीं, सुनना नहीं है, शरीर के बैलेंस को मेंटेन करना। उसी तरह से बच्चों किडनी का प्रमुख कार्य एक्सक्रेशन करना नहीं है, टॉयलेट या यूरिन बनाना नहीं है। फिर क्या मुख्य कार्य है? दिख नहीं रहा? दिख रहा है ना? ओ ठीक है, उत्सर्जन करना उसका प्रमुख कार्य नहीं है। फिर क्या कार्य है? शरीर के अंदर आयंस, सोडियम, पोटेशियम, इन सब का बैलेंस करना, ऑस्मो रेगुलेशन करना उसका प्रथम कार्य है। लिखो एक्सक्रेटरी सिस्टम का, लिखते चलो। एक बार हिंदी लिखी थी, पता चली गया है। एक्सक्रेटरी का मतलब उत्सर्जन तंत्र। एक्सक्रेटरी सिस्टम का महत्वपूर्ण कार्य एवं प्राथमिक, महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक कार्य जीवों में, जीवों के शरीर में, जीवों के शरीर में जीवों के शरीर में ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। स्पेलिंग अब अलग अलग लिख रही हैं, दिखाई दे रहा है आपको? EXCRETION, एक्सक्रेटोरी, ठीक है, क्लियर है? ऑस्मो रेगुलेशन करना होता है, करना होता है। ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब है यह मैं ठीक इसके बाद बताऊंगा। पहले मैं इसका द्वितीय कार्य भी लिखवा देता हूं। अच्छा, द्वितीय कार्य क्या है? एक्सक्रेशन करना। द्वितीय क्या करना? एक्सक्रेशन। किन चीजों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है? वो ऐसी जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारे लिए नुकसानदायक है, जो हमारे लिए अपशिष्ट हैं, उन चीजों को हमें बाहर निकाल देना चाहिए। तो पहला कार्य क्या है इसका? ऑस्मो रेगुलेशन करना। पहला कार्य क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन करना। पहला काम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन करना। और दूसरा कार्य क्या है इसका? चलिए, पहला प्राथमिक कार्य हो गया। दूसरा कार्य देख लो बेटा। दूसरा कार्य है अपशिष्ट पदार्थों का, अवशिष्ट द्रवों का शरीर से बाहर निकालना, उत्सर्जन करना। एक्सक्रेटरी सिस्टम का सेकेंडरी फंक्शन, सेकेंडरी मतलब द्वितीय कार्य, सेकेंडरी फंक्शन, FUNCTION, ऐसा लग रहा है इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। सेकेंडरी फंक्शन शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का, अपशिष्ट द्रवों का, पदार्थ का नहीं बेटा, द्रवों का। क्यों द्रव की बात कर रहा हूं? क्योंकि ज्यादातर केस में द्रव ही बाहर निकाल जाते हैं। फीकल मैटर के लिए हम दूसरा सिस्टम पढ़ेंगे। अवशिष्ट द्रवों का, द्रवों को, शरीर से अवशिष्ट द्रवों को बाहर निकालना, उत्सर्जित करना, लिख देना, उत्सर्जित करना होता है, ठीक है। पहला काम क्या है? पहला काम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन। पहला काम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन।
द्वितीय कार्य क्या है इसका? अपशिष्ट द्रवों का उत्सर्जन, यानी कि प्राइमरी फंक्शन के ऑस्मो रेगुलेट। अब बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन कहते किसे? ऑस्मो रेगुलेशन कहते किसे? हेडिंग डालिए ऑस्मो रेगुलेशन। बच्चों हमने ऑस्मोसिस पढ़ाया था, परासरण। कुछ बच्चे तो उदास से हो गए, सर ये कहां से आ गया? पढ़ाया था मैंने। अगर हम लोग किशमिश को पानी में डाल दिए, वाह बच्चों आप लोग तो अंतर्यामी हो, रात भर भिगो दिए तो सुबह वो श्रिंक कर जाएगी। अच्छा बढ़ जाएगी, ओके ओके। बोलो बोलो, अभी बता देना, जरा सोच लो। और ये इतना था, थोड़ा ये मोटा हो गया, थोड़ा ये फूल गया। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर शुगर सोल्यूशन था। किशमिश के अंदर क्या होता है? किशमिश खाने पे खट्टी तो लगती है, अच्छा मीठी लगती है, सॉरी मीठी लगती है ना, तो मीठी लगती है। अब उस मीठी लगने के कारण इसका तो इसके अंदर क्या है? शुगर सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन है, बाहर की तरफ सॉल्यूट है, ठीक है। यहां से मूवमेंट अंदर के बाहर, कम से ज्यादा, कम से ज्यादा की तरफ मूवमेंट हो गया, कम से ज्यादा की तरफ क्या हो गया? मूवमेंट। ऐसे ही मान लो बच्चों, मान लो एक्सक्रेटरी सिस्टम काम ना करे, एक्सक्रेटरी सिस्टम काम ना करे, और हम लोगों को अक्सर, हम लोगों को गोवा जाने का बड़ा शौक होता है ना? कभी तो इच्छा होती है मैंने एक बार तो जीवन में जाए गोवा, है ना? सबको इच्छा है, सबको जाना है, भाई मुझे भी जाना था, जा नहीं पाए कभी। कम सैलरी में जा नहीं सकते, सोच सकते, वो फ्री होती है, ठीक है। तो सुनो बच्चा, गोवा गए हम लोग, ठीक है, चले गए भाई, चलो गोवा चलते हैं, तो तैरेंगे भी, ठीक है। मान लो हम छपाका लगा दिए समुद्र में, ठीक, और एक्सक्रेटरी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, एक्सक्रेटरी सिस्टम, उसने हड़ताल किया कि हम आज प्राइमरी काम नहीं करेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करेंगे, तो क्या होगा? बाहर क्या है? हाईएस्ट है, बाहर क्या है? नमक ज्यादा है, शरीर के अंदर नमक कम है, गए थे हम मोटे ताजे, ठीक है, और वहां से सूख गए। क्यों? सारा माल तो अंदर, बाहर से अंदर की तरफ, हाई एक्चुअली बाहर अंदर मत करो, ज्यादा, कम से ज्यादा की तरफ मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस में, कम से ज्यादा की तरफ। बाहर ज्यादा था, हमारे अंदर कम था, खून बाहर आ गया, नाक से खून, आंख से खून, कान से खून ही खून बाहर आ रहा है, तो सब बाहर आ गया ना मटेरियल। गए तो थे तैरने और निकल गए ऊपर, तो गलत हो जाएगा। इसी तरह से मछलियों में भी होता है। क्या? मान लो मछलियां तो समुद्र में ही तैर रही हैं, उनको तो मर जाना चाहिए, ऑस्मोसिस हो जाएगी, एक ऑस्मोसिस हो जाएगी, वो मर जाएंगी, एक ऑस्मोसिस होगी, वो मर जाएंगी। भाई जोंक पे आप नमक डाल देते हो, वो खुश होकर आशीर्वाद देती है, मर जाती है वो। क्यों? ऑस्मो रेगुलेशन, एक ऑस्मोसिस, सारा मटेरियल बाहर निकल जाता है, देखती नहीं, गल के मर जाती है बेचारी। वैसे ही अगर मान लो ऑस्मो रेगुलेशन न हो, आयंस को बैलेंस न किया जाए, बाहर का सोडियम आयन हो, अंदर का एक बॉडी बना के दिखाएं, हमारी मछली पे कोई हंसेगा नहीं भाई दे। ठीक ठाक तो बनी है, तुम हंस क्यों रही हो? भयानक गुस्से में भी है, कितनी प्यारी है, गुस्से में है, वाह। अब देखो, अब देखो मजा देखो, मान लो इस मछली के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किसे कहते हैं? यह समुद्र है, हमारा समुद्र थोड़ा सा टैंक जैसा दिख रहा है, मान लो, मान तो सकते ही है ना, अब मानने में तो सर कोई बात नहीं, मान तो लेंगे, मानने में पैसे थोड़ी लग रहे हैं।
अब देखो, हमने मछली को समुद्र में डाल दिया, समुद्र में साल्ट ज्यादा है, समुद्र में साल्ट ज्यादा, साल्ट जाने का मतलब क्या है कि Na ज्यादा है, Cl ज्यादा है, पोटेशियम ज्यादा है, सब ज्यादा है, सब, और शरीर में कम है, शरीर में कम है। तो सुनो, यहाँ साल्ट ज्यादा है, समुद्र के अंदर साल्ट ज्यादा है। पानी भी दिखा दें, लोग कहोगे सर पानी तो है ही नहीं, साल्ट कैसे आ गया? तो शरीर के अंदर का जो ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम है, आयंस को बैलेंस करने को ही ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। आयन को बैलेंस करने, शरीर के अंदर बाहर की तुलना में अंदर की तरफ आयन को बैलेंस करने की क्रिया को ही ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन। तो इसके अंदर क्या होगा, दो प्रकार की चीजें हो सकती हैं बेटा, एक होती है ऑस्मो कन्फॉर्मर, एक होता है ऑस्मो रेगुलेटर। बाहर अगर सोडियम ज्यादा है तो शरीर के अंदर भी सोडियम को ज्यादा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बचे रह जाओगे, नहीं मरोगे। ध्यान दो स्वाति, अगर बाहर सोडियम ज्यादा है तो शरीर के अंदर भी हम सोडियम को बराबर कर लेते हैं, पानी पी पी के 2 गिलास पी बराबर हो गया, बाहर के बराबर हो गया, अब नहीं मरेंगे, अब नहीं क्यों? क्योंकि अब ऑस्मोसिस नहीं हो पाएगी, अब ऑस्मोसिस नहीं हो पाएगी। अगर अंदर का बाहर का दोनों को बराबर करें तो ऑस्मोसिस नहीं हो पाएगी, एक ऑस्मोसिस नहीं होगी तो मरेंगे नहीं। ठीक, अच्छा, अगर मान लो बाहर सोडियम ज्यादा है, इसको कहते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर। ऑस्मो कन्फॉर्मर सेम आयन को बराबर कर ले, सेम आयन को, सोडियम है तो सोडियम को ही बराबर कर ले। ठीक, लेकिन कई बार क्या होता है कि सोडियम ज्यादा कर लेंगे तो ब्लड प्रेशर भी तो बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और हम हो जाएंगे नमस्ते। तो ऐसा किया जाता है कि सोडियम को ना करके केवल पोटेशियम को ले लो, पोटेशियम पर भी एक चार्ज है, सोडियम पर भी एक चार्ज है। तो शरीर ये देखने थोड़ी जा रहा है कि तुम्हारे अंदर चार्ज क्या है, ये देखता है, ये नहीं देखता कि तुम सोडियम खा रहे हो पोटेशियम खा रहे हो, तो चार्ज देखता है। वो क्या देखता है? चार्ज। इसने क्या किया, सोडियम की जगह पे पोटेशियम ले लिया, सोडियम की जगह पे पोटेशियम, तो भी रुक जाएगा, तो भी रुक जाएगा। इस प्रक्रिया कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट कर ले, ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट कर। मुद्दा यह है, मैं यह समझाना चाहता था कि ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस क्या है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है कि बाहर के वातावरण के आधार पर हम अपने शरीर का, या जीव अपने शरीर के आयन को बैलेंस कर लें, इसी को ही ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। लिख लो इस बात को, मैं बोल दे रहा हूं, लिख लो। जब जीवों में एक्सक्रेटरी सिस्टम के द्वारा या उत्सर्जन तंत्र के द्वारा, जब जीवों में एक्सक्रेटरी सिस्टम के द्वारा शरीर के अंदर के द्रव में साल्ट, जिसे हिंदी में लवण बोलते हैं, कि द्रव में साल्ट तथा आयंस की सांद्रता को नियंत्रित कर दिया जाता है, सांद्रता को नियंत्रित किया जाता है, तो उसे ऑस्मो रेगुलैरिटी कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलैरिटी या ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। मामला क्लियर, समझ में आया कि नहीं? हमारे शरीर के अंदर हमारे वातावरण के अकॉर्डिंग होना चाहिए, हमारे वातावरण के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। क्या? साल्ट की कंसंट्रेशन डिसबैलेंस होता तो क्या दिक्कत आती है? मान लो शरीर में नमक ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? जितना ज्यादा नमक होता है शरीर उतना ही ज्यादा पानी इकट्ठा कर लेता है। जो ज्यादा मोटे लोग होते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि वो हाथी खा जाएं, ऐसा नहीं, ज्यादा खाते नहीं, एक्चुअली क्या है, वो नमक ज्यादा खाते हैं। वो क्या कहते हैं? नमक, मीठा ज्यादा खाते हैं। जितना ज्यादा साल्ट होगा उतना ज्यादा पानी वहां रुकेगा, जितना ज्यादा साल्ट होगा उतना ज्यादा पानी वहां रुकेगा। भैया ये देख लो, इसके अंदर चीनी ज्यादा था, पानी घुस गया अंदर। साल्ट ज्यादा होगा तो पानी घुस जाएगा अंदर, जितना ज्यादा साल्ट उतना ज्यादा पानी अंदर आएगा। और
परासरण से, ध्यान दो यहाँ साल्ट ज्यादा, नमक ज्यादा, चीनी ज्यादा था ना, ग्लूकोज ज्यादा था, फ्रक्टोज ज्यादा, अंदर आ गया पानी, अंदर क्या देगा, ये फूल गए, ये फूल गए। ऐसा थोड़ी है कि रात भर में चीनी ने पानी पिया है, किशमिश ने पानी पिया, ऐसा तो किया नहीं। सपोज करो ये मनुष्य है, मनुष्य है, इसने क्या किया, इसके अंदर बहुत सारा साल्ट खा लिया है, नमकीन खाया जा रहा है, समोसा चाट फलाने ढिमका खा रहा है, हाँ? फिर रात में मुंह पोछ सो गया, फिर पानी पिया उसने, थोड़ा पानी पिएगा तो क्या होगा, वो पानी शरीर में सेव हो जाएगा, पानी शरीर में सेव हो जाएगा, कैसे, उसकी कोशिकाओं के अंदर चला जाएगा पानी, और वो हो जाएगा, फूल जाएगा, फूल के हो जाएगा कि नहीं? क्लियर हो, समझ में आ रही बात? इसीलिए जहां ज्यादा साल्ट होगा वहां पे ज्यादा पानी शरीर में रुकेगा, जहां ज्यादा साल्ट हो, गिरा दो मत, एक ही है भैया, क्या कह रहे, ठीक है ना, दया धर्म का बात है, ठीक है, हंसी। चलो अब यह कहानी समझ में आ गई, कहानी समझ में आ गई। पहला काम क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, पहला काम है आस्मो रेगुलेशन, पहला काम है आस्मो, क्लियर है सबको? दूसरा काम क्या है, एक्सक्रेशन, दूसरा काम है, आओ देखते हैं एक्सक्रेशन कैसे करते हैं। पहला काम तो आप लोग समझ गए, ठीक। अब आप रेगुलेशन जो है, आस्मो रेगुलेशन दो प्रकार से होता है, ये भी लिख लो, आस्मो रेगुलेशन दो प्रकार का हो सकता है, आस्मो कन्फार्मर और आस्मो रेगुलेटर। आस्मो कन्फार्मर और आस्मो रेगुलेटर, ठीक है। आस्मो कन्फार्मर में क्या हुआ, कन्फार्मर क्या है, हाव हाव कहने वाला है, जैसे एक बॉस और एक कर्मचारी, बॉस कुछ कहेगा, सूरज पश्चिम से उगता है, हाव बॉस कहता है ना, ऐसे वही है आस्मो कन्फार्मर। इसका क्या मतलब हुआ, बाहर जो आयन बढ़ गया उसी को उसने शरीर में रख लिया, बराबर, सोडियम बढ़ा है तो शरीर के अंदर सोडियम रख लिया, पोटेशियम बढ़ा है तो सोडियम के अंदर पोटेशियम रख लिया, ठीक। आस्मो कन्फार्मर। आस्मो रेगुलेटर क्या है ना, आस्मो रेगुलेट करना, अगर बाहर सोडियम ज्यादा हुआ है तो शरीर में सोडियम रखेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। इसमें क्या करेगा, नहीं, बाहर सोडियम बढ़ा है इसका मतलब आयन बढ़ा है, पॉजिटिव आयन बढ़ गया, उसने क्या किया, फिर पोटेशियम को रख लिया, ठीक है, तब भी बराबर हो जाएगा और पानी अंदर आना रुक जाएगा, ठीक। इसको कहते हैं आस्मो रेगुलेटर, आस्मो रेगुलेटर। इसको आप लोग ना अपनी भाषा में लिख ले, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही लिख लेना, ठीक है, ये पूछता नहीं है लेकिन फिर भी अपने मन से लिखना, भविष्य के लिए काम आएगा। अब हम बात करते हैं किडनी, शुरुआत करते हैं। जानते हो बच्चों, जब धरती बनी या सबसे प्राचीन जीवों में कैसे होता है, जैसा हम लोग की किडनी ऐसी दिख रही है ना, कितनी बढ़िया किडनी दिख रही है, अभी तो बनी नहीं, अब बनी, ऐसी किडनी है, लेकिन पहले ऐसी किडनी नहीं होती है। ये तो एक स्ट्रक्चर बन गया है बहुत सारे नेफ्रॉन्स के आपस में जुड़ जाने से। आओ देखते हैं प्रिमिटिव या पुराने जमाने के जीव, प्रिमिटिव मतलब प्रारंभिक समय में जो जीव पाए जाते हैं उसमें, या लोअर इनवर्टिब्रेट्स में कैसे किडनी या एक्सक्रेटरी सिस्टम कैसा पाया जाता है। मिटाते हैं इसे, मन नहीं कर रहा है इस मछली को मिटाने का। चलो अच्छा, जीव तीन प्रकार के होते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम के आधार पर या एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के आधार पर जीव तीन प्रकार के होते हैं, लिख लो। उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर,
इसकी इंग्लिश क्या होगी? एक्सक्रेटरी सबस्टेंस। एक्सक्रेटरी सबस्टेंस। अच्छा, मैं बार बार अंग्रेजी क्यों लिखता हूँ? मेहनत करने की आदत इसलिए नहीं, मैं गधा थोड़ी हूँ, ढूंढना है मुझे। इसलिए कहीं आप लोग बाकी प्राइवेट और इधर उधर से बच्चों से, बाहर के बच्चों से पीछे न रह जाओ। आप लोगों को तकलीफ होती होगी, हालांकि पेन कागज ज्यादा खर्चा हो जाता होगा। नहीं, उत्सर्जी पदार्थ मतलब एक्सक्रेटरी सबस्टेंस के आधार पर जीव 3 प्रकार के। अमीनोटेलिक, फिर दूसरा होगा यूरिकोटेलिक या यूरियोटेलिक, और तीसरा होगा यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक, ध्यान से सुनो, अमीनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक, ठीक। ऐसे जीव जो पानी में ही पाए जाते हैं, जो पानी में ही पाए जाते हैं, तो उनको नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करके सीधे अमोनिया को ही पानी में बहा देते हैं, सीधे अमोनिया में पानी को, ऐसे। ये इनका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है। इनका उत्सर्जी पदार्थ क्या है? बता रहे हैं कैसे, क्या चीज है, कहां से अमोनिया आ गया कहानी में। अभी तक कहानी में अमोनिया कैसे आया बता रहे। इनका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है। बताओ, कुछ कह रहे हो? NH अमोनिया है बेटा। ये पहले तो ये जानो कि उत्सर्जी पदार्थ बनते कैसे हैं, मामला यहां से कहानी शुरू की जाए। यहाँ पे तो हम बाद में आएंगे, आओ पहले तो ये देख लेते हैं कैसे बनते हैं उत्सर्जी पदार्थ। अच्छा, खाना खाया है आज आप सबने? आर यू श्योर? ओके। हमने खाना खाया, तो खाना खाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि स्टेट बैंक है रख दिया तो बढ़ेगा, ब्याज मिलेगा उस पर, ऐसा नहीं। वो तो पचेगा। पचेगा मतलब मेटाबॉलिज्म से उपापचय होगा, उसका क्या होगा? उपापचय होगा। उसको तोड़ा जाएगा, श्वसन की क्रिया के द्वारा उसे तोड़ा जाएगा, बनाया जाएगा, उसे एनर्जी बनाई जाएगी। उससे क्या बनाई जाएगी? एनर्जी। यहां तक तो क्लियर है। कुछ वेस्ट मटेरियल भी तो होगा। तो मान लो हमने आज प्रोटीन खूब खाया, ठीक है? क्या खाया? ऐसे करके बताना है कैसे प्रोटीन खाया। अब प्रोटीन खा लिया, प्रोटीन किससे मिलके बना हुआ है? अमीनो एसिड से। प्रोटीन किससे मिला? अमीनो एसिड में पाया जाएगा नाइट्रोजन। अमीनो एसिड में क्या पाया जाएगा? तो इस नाइट्रोजन को भी तो बाहर निकालना है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है अमोनिया में। इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है अमोनिया में। फिर इस अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिक एसिड में या यूरिया में। अमोनिया किस में कन्वर्ट किया जाता है? यूरिया में, NH2CO NH2। अमोनिया का फार्मूला है, कंपटीशन में पूछता है, याद कर लेना। ये यूरिया का, सॉरी, यूरिया NH2CO। फिर इस NH2CO यूरिया को बनाया जाता है यूरिक एसिड में। यूरिक एसिड में। अभी आप लोग हंसने लगेंगे, ठीक है? हंसेंगे ना? कैसे? नहीं हंसोगे? अरे देखते हैं तुम लोग कैसे नहीं हंसते हो भाई। अब देखो, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए ATP को खर्च करना पड़ा, और ATP मतलब पैसा, कोशिका का पैसा, ऊर्जा का सिक्का। पैसा खर्च करना तो महंगा सौदा है भाई, कोई नहीं चाहता पैसा खर्च करना। आप लोग चाहते हो क्या? नहीं। अपन तो ये चाहते हैं कि हम लोग मार्केट में जाए तो हम लोग को देगा सब फ्री में दे ही दे,
हैं? या ऐसे ना कि सो करके उठे तो सब गिफ्ट पड़ाओ, जो जो चीज हमें चाहिए सब गिफ्ट में मिल जाए। मैं तो यही चाहता हूं, आप लोगों का क्या ख्याल है? ज्यादातर लोगों का यही ख्याल है। ऐसा कभी नहीं होगा। एडीपी, ठीक है। फिर यहाँ पे एटीपी खर्च होगा, इस यूरिया को फिर से यूरिक एसिड बनने के लिए फिर एटीपी खर्च होगा, एडीपी में कन्वर्ट होगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन खर्चा हो रहा है ना, खर्चा हो रहा है। तो जो जीव सीधे पानी में ही पाए जा रहे हैं, जो जीव सीधे पानी में पाए, कुछ ऐसे जीवों के नाम बताओ जो पानी में पाए जाते हैं। ओ झींगा, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, बताओ। देखो इसके उदाहरण नोट कर लेना। बोनी फिशेस, बोनी ऐसी मछलियां जिसमें हड्डियां पाई जाती हैं, बोनी फिशेस। इसके उदाहरण क्या है? कंपटीशन में पूछता है, इसीलिए इसी को लिखवा रहा हूं। बोनी फिशेस, मछली, मछली, समझ गया? बोनी फिशेस। फिर और कौन से पाए जाते हैं? जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, एम्फीबियल लार्वा, मेढक का लार्वा। इनवर्टिब्रेट्स हमने पढ़ाया है आप लोगों को, अकशेरुकी। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब, अरे कशेरुकी कार्टेट को कहते हैं, बोलो वर्टिब्रेट्स को। इनवर्टिब्रेट का मतलब अकशेरुकी, इनवर्टिब्रेट। और बोनीफिश इनवर्टिब्रेट और हो जाएंगे इसमें एम्फीबिया का लार्वा, मेढक का लार्वा, एम्फीबिया लार्वा, मेढक का लार्वा। ये सब क्या है? अमीनोटिलिक। मतलब क्या? जब वो सीधे पानी में ही पाए जा रहे हैं तो उनको एनर्जी खर्च करने की क्या जरूरत है? सीधे सीधे फायर कर दो बाहर पानी में, हाँ, सीधे सीधे पानी में ही बहा दो। अमीनोटिलिक। अच्छा, अब मान लो हम लोग ऐसे, ये किस में पाए जाएंगे? एक्वेटिक जीवों में, एक्वेटिक जीवों में, जलीय जीवों में। अच्छा, यूरियोटेलिक में क्या होगा? ऐसे लोग या ऐसे जीव जो मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में रहें, जहां पानी न तो बहुत ज्यादा हो न पानी बहुत कम हो। जैसे मनुष्य को क्या ख्याल है? मनुष्य कहाँ पाया जाता है? मॉडरेट अवेलेबिलिटी। क्या हम लोग नाक तक पानी में डूबे हुए हैं? नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आज सुबह से हम लोग पानी हाथ में नहीं लिए, खूब पिए हैं, खूब इस्तेमाल किया है, नहाया धोया है सब लोग। जो लोग नहाए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग इसे सीरियस ना लें, ठीक है? हाँ, ऐसा नहीं कि जाके नहाने लगना, पानी कमी है, ध्यान दें इसमें। ठीक है, तो कुछ तो सोचा सर को कैसे पता चला? कुछ लोग हैं। चलो, यूरियोटेलिक, इट्स अ जोक्स अपार्ट, ठीक है? मैंने कहा था ना कि मैं आप लोग को हंसा दूंगा, कुछ मैंने कहा था हम लोग नहीं हंसेंगे। चलो, अब देखो यूरियोटेलिक ऐसे जीव जो मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में रहें। कहां पे रहें? मॉडरेट। तो इनका जो उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या है? यूरिया। NH2CO NH2, ठीक है? यूरिया है। NH2CO NH2 याद रख लें, NH2CO NH2 याद कर लो, अभी याद कर लो, NH2CO NH2 यूरिया, ठीक है? अच्छा, किस में पाया जाएगा? मनुष्यों में। देखिए, मनुष्य में पाया जाएगा। ऐसे सभी जीव, यहाँ पे नीचे, ऐसे जीव जो मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में रहते हो, ऐसे जीव मॉडरेट एबिलिटी में रहते हैं, जैसे ह्यूमन, जैसे ह्यूमन, जैसे ह्यूमन, गाय, बकरी, सब लोग मॉडरेट, जो अपने साथ साथ रह रहे हैं सभी हैं मॉडरेट। अपने साथ साथ जो रह रहे हैं सभी हैं। क्या? फिर से बोलना, फिर से बोलना। किसी ने कुछ बहुत अच्छा बोला, बोलो।
सभी प्राणी नहीं कह सकते, प्लांट भी तो आ जाएंगे, प्लांट भी तो प्राणी है। ठीक है, ये नोट कर लिया। अब मान लो हम ऐसी जगह रहते हैं जहां पानी है ही नहीं, जेरिक कंडीशन में। सुनो एक कहानी और सुनो। कभी आपके ऊपर शर्ट मतलब कपड़ों पर, सिर पे कहीं जा रहे हो, चिड़िया ने बिट किया है, ठीक है, अक्सर होता रहता है, गाड़ी चला टप से जाएगा, अरे यार हो जाता है भाई। उन लोगों को तो फायर करना है, नीचे जनता परेशान हो, उनको क्या करना है? तार वार के नीचे देख के खड़ा होना चाहिए, हैं? आराम से 200 का चश्मा लगा खड़े थे, पट पट पर भैया का हो, नरक मच गई। कहीं शादी ब्याह में जाती स्मार्ट बन के ले धोआ गए। इसको ध्यान देना है हमें, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि जब मैं बताया क्यों कहानी, आप लोग देखते हैं जब चिड़िया बिट करती है तो ठप से आके बैठ जाता है, एकदम ड्राई, उसका एक्सट्रीमिटी एकदम ड्राई होता है। लेकिन अगर समय से नहीं धोया तो कपड़ा जला देगा, कपड़ा जला देगा। अगर वो बहुत देर से प्यासी बैठी होगी, प्रेशर में होगी, तो इतना ज्यादा एसिड रहता है कि वो कपड़ा जला सकता है। आग नहीं लगेगा, मतलब जल का मतलब खराब हो जाएगा वहां कपड़ा। जलने का मतलब हमेशा आग ही नहीं लग जाना, जलने का मतलब खराब धब्बा लग जाएगा, धब्बा लग जाएगा। वो है यूरिक एसिड, यूरिकोटेलिक। ऐसे जीव जो लेस वाटर में रहते हो, कम हो, जहां जेरिक कंडीशन में रहते हो, ऐसे जीव जो कम अवेलेबिलिटी ऑफ, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में रहें, तो इनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा? यूरिक एसिड। इनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा? यूरिक एसिड। बताओ। कभी कुछ नहीं होता, स्किन पे गिरता है तो स्किन इतनी कमजोर नहीं है, दिखने में लगती है, केवल ब्लेड नहीं मारना है, बाकी तो सब झेल ही जाती है, हैं? ब्लेड मार दोगे तो कितना भी बड़े बड़े पहलवान उड़ा जाए, गर्दन कट जाती है बेचारों की। ब्लेड नहीं मारो, गिरेगा तो कोई दिक्कत, इतना भी ज्यादा हाई टेंशन का नहीं था, हाई कंसंट्रेशन का नहीं रहता। लेकिन हाँ, मैंने ऐसा गौर किया है कि एक बार गिर गया था और संयोग से मैंने ध्यान नहीं दिया, पीछे गिरा होगा, टांग दिए, 2 दिन बाद जब धुलने गए तो उसमें हल्का सा छेद हो गया था। अब कैसे हो, तो इस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि हाँ, लगता है कि उसमें एसिड होता है और खराब कर देता है। ठीक है, क्या होता है इनका? यूरिक एसिड। ऐसा कौन से पौधे हैं जिनमें, पौधे का ऐसे कौन से जीव हैं जिनमें पाया जाता है यूरिक एसिड? बर्ड्स में, पक्षी, अभी बताया था उदाहरण। रेप्टाइल्स में, छिपकली में, बाकी सब। छिपकली का देखते होंगे आप लोग, एक काला सा एक सफेद सा। घर की सफाई करो, दिखाई देगा, नहीं दिखता है भाई। बायोलॉजी पढ़ने वाले गिन नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। कैसे करोगे? जो लोग स्टूल टेस्ट करते हैं, जो ह्यूमन की लैट्रिन का टेस्ट करते हैं, उनको कैसे करोगे? कोई चीज बुरी नहीं है, क्योंकि अगर बायोलॉजी ने साथ छोड़ दिया तो फिर हमें धरती छोड़नी पड़ेगी। इसलिए बायोलॉजी के स्टूडेंट सब चीज का स्वागत करें, कोई गलत नहीं है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ना बेटा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे नहीं है, काला सा एक ऐसे सफेद सा डॉट गिरा रहता है, देखते हैं ना अक्सर। 2 दिन पहले घर से बाहर जाओ तो छिपकली अपना कांड की रहती है, बहुत सारा, आज पता नहीं कहां से वहीं आती हैं सब। ऐसा लगता है उनके फ्रेश होने की जगह हमारा घर ही है। ठीक है, चलिए वो अलग मुद्दा है। अब ये कहां पाया जाएगा? बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, इंसेक्ट्स में। इंसान नहीं जी, बर्ड्स, रेप्टाइल और इंसेक्ट्स में। बर्ड्स, रेप्टाइल और इंसेक्ट। इनकी कंडीशन क्या है? ये ऐसे जीव हैं जो लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होते हैं। छिपकली को कितने लोगों ने पानी पीते हुए देखा है? मैंने तो नहीं देखा, पीती होगी, आई डोंट नो, लेकिन उसमें पानी की कम मात्रा होती होगी, तब तो ऐसा है। सांप को पानी पीते हुए देखा होगा आप लोगों ने? हाँ देख लिया। मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है सर मैं तो रोज ही पीती हूँ, मैं सांप की बात कर रहा हूँ। अच्छा, चलो चलो, आमतौर पे नहीं देखते हैं लोग, सामान्य अवस्था में नहीं देखते ना। ऐसा नहीं है कि सांप बोलता गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, ऐसा तो नहीं बोलता होगा। चल कीड़े पतंगे जैसे टिड्डा या कॉकरोच आता होगा क्या? एक्सक्यूज मी प्लीज बी साइड, मैं पानी पीने जाना चाहता हूँ, ऐसा तो नहीं कहता होगा जी। बर्ड्स, इन रेप्टाइल और इंसेक्ट। आइए
इनकी कंडीशन क्या है? इनकी कंडीशन वही है, लेस अवेलेबिलिटी या जेरिक कंडीशन हो। जेरिक का मतलब सूखा पड़ा हो, मरुस्थल टाइप का। लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लेस अवेलेबिलिटी वाटर में रहते हो, वाटर में रहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? मिटा दें? तनक कॉपी दिखाओ। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि लंग्स कहां पाए जाते हैं? लंग्स कहां, फेफड़े कहां पाए जाते हैं? तो ये है ना हमारा, और हमारा डायफ्राम, यहाँ पे डायफ्राम है। हम सांस पे पेट दबाते हैं तो यहाँ पे ऐसे बन जाता है आर्च, ये ऐसे आर्च बनता है ना। और थ्रोट, इसके बीच में पाया जाता है लंग्स, इसी के बीच में पाया जाता है हार्ट, हार्ट भी यहीं पाया जाता है। इस एरिया को कहते हैं थोरैसिक एरिया, थोरैसिक, थोरैसिक, थोरैसिक एरिया में पूछा गया है प्रश्न, फेफड़े शरीर में कहां पाए जाते हैं? तो थोरैसिक एरिया में, थोरैसिक एरिया। फेफड़े कहां पाए जाते हैं? आप और कोई डिटेल पूछे थोरैसिक एरिया क्या होती है, तो डायफ्राम के ऊपर तथा गर्दन के नीचे, डायफ्राम को तथा गर्दन के नीचे, या और स्पेसिफिक कर दो थायराइड के नीचे। ठीक है, थोरैसिक एरिया कहते हैं। इतना ही बताना था आज के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं कल की कक्षा में।